प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं आतिश और रूहानी की प्रेम कहानी जिसका नाम है सीईओ's डेडली लव। मॉल में अर्नब को रूहानी के साथ देखकर आतिश को बुरा लगता है। अरशद अर्नब से उसके और रूहानी के रिश्ते के बारे में पूछता है। अब आगे। पलक ने जैसे ही अपने सामने खड़े इंसान को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके और उस इंसान के बीच में बिल्कुल भी फासला नहीं था। उनकी नाक एक दूसरे से टकरा रही थी और उनका शरीर भी एक दूसरे से चिपका हुआ था, जिसे महसूस करके पलक ने जब अपने सामने खड़े इंसान से कुछ बोलने के लिए मुंह खोलना चाहा तो उससे पहले ही उसकी नजरें सामने खड़े इंसान की नजरों पर चली गई, जिसका जब उसने पीछा किया तो वो इंसान उसकी गर्दन के नीचे देख रहा था। जब पलक ने अपने सर को हल्का सा नीचे झुकाकर देखा तो उसकी आंखें शर्म से नीचे हो गई। उसने तुरंत घबराते हुए इधर उधर देखा, कहीं किसी ने उसे इस हालत में देख तो नहीं लिया था, लेकिन अर्नब ने उसे अपनी बॉडी से ऐसे कवर किया था कि कोई भी ये समझ ही नहीं पाएगा कि पलक उससे छुपी हुई है। जिसे देखकर पलक ने एक चैन की सांस ली, लेकिन उसका चेहरा शर्म से लाल था, क्योंकि भले ही उसने अब जाकर अपने चेस्ट को ढका हो, लेकिन सबसे पहले अर्नब ने उसे देखा था और लगातार देखता ही जा रहा था, जिसकी वजह से इस वक्त पलक बहुत ही ज्यादा शर्मा गई थी। उस पर से अर्नब की बॉडी का वेट वो अपने शरीर पर बखूबी महसूस कर सकती थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि अर्नब की उन इंटेंस नजरों को वो कुछ और देर अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अर्नब ने बड़ी ही शरारत के साथ कहा, तुम्हें इस तरह से देखने का, छूने का, महसूस करने का हक सिर्फ मेरा है स्वीटहार्ट, समझी? चाहे जो भी हो जाए, तुम हमेशा मेरी ही बाहों में रहोगी, भले ही तुम मुझसे दूर जाने की लाख कोशिश क्यों न कर लो। अर्नब ने उसके कान के पास जाकर जब अपने होठों को उसकी गर्दन पर फेरते हुए ये सब कहा तो पलक एकदम से सिहर उठी। उसके हाथों की पकड़ अर्नब के कंधे पर कस गई थी, जिसे महसूस करते ही अर्नब के होठों पर अपने आप ही बड़ी सी दिलकश मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी बॉडी का पूरा वेट पलक के ऊपर डालते हुए धीरे से अपने ब्लेजर को उतारकर पलक को पहना दिया, जिसे देखकर पलक की नजरें अपने आप ही अर्नब के उस आकर्षक चेहरे पर ठहर गई। आज उसके दिल में अर्नब के लिए जो फीलिंग्स थी वो और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। उसका नेचर और अपने लिए केयर देखकर उसे अपने ऊपर गर्व हो रहा था कि उसने इतने अच्छे इंसान से प्यार किया है। लेकिन अगले ही पल पलक ने घबराते हुए कहा, वो भाई ने देख लिया तो? उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में थोड़ा घबरा कर इधर उधर देखते हुए अर्नब से कहा, तो वो वापस से मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने हाथों में पकड़कर उसे देखने लगा। फिर उसे सीधे वहां से शॉप के पास ले गया, जहां पर इस वक्त सब वेस्टर्न चीजें रखी हुई थी। आज भी अर्नब को वो दिन याद था जब वो पहली बार पलक को इन्हीं कपड़ों में देखकर फिदा हो गया था। हाँ, ये थोड़ा अजीब जरूर था, लेकिन जैसा भी था उन दोनों के दरमियान ही था। उस दिन पलक ने ब्लैक शर्ट, ब्लैक हाई वेस्ट जीन्स, ब्लैक बूट और उस पर उसका वो खूबसूरत चेहरा। उस शॉप पर जाते ही अर्नब ने 5 ही मिनट में 4 से 6 बैग्स अपने हाथों में पकड़े हुए पलक के पास आकर कहा, जाओ जाकर चेंज कर लो, ये वही शर्ट है जैसी तुमने पहनी थी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, और हाँ, ये बैग तुम खुद लेकर आना, कोई पूछे तो कह देना कि तुमने शॉपिंग की है। इतना कहकर उसने पलक के माथे पर एक किस दी और फिर वहां से चला गया, क्योंकि वो जानता था कि अभी सही वक्त नहीं था अपने और पलक के रिश्ते को सामने लाने का, क्योंकि वैसे भी वो अभी तक पलक की फीलिंग्स के बारे में कुछ जानता नहीं था। उन्हें मिले हुए अभी 2 ही महीने हुए थे, लेकिन पहली ही नजर में अर्नब को पलक से प्यार हो गया था, और इन सबकी वजह थी रूहानी, जिसने उसको पलक से मिलवाया था। उसके लिए पलक सबसे अलग थी। पलक अर्नब के लिए खुद के दिल में चल रही फीलिंग से अनजान अपने कपड़े चेंज करने के बाद मुस्कुराते हुए उन बैग्स को उठाकर रेस्टोरेंट की तरफ चली गई, जहाँ रूहानी पहले से ही उसके लिए इंतजार कर रही थी। खाने को देखते ही पलक खाने पर टूट पड़ी। उसके आने की कुछ देर के बाद अर्नब भी वहाँ पर आया, जिसे देखकर अथर्व और सर्वत्र मुस्कुराने लगे, लेकिन इससे अर्नब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप बैठकर अपना लंच करने लगा। कुछ देर के बाद जब सब लोगों ने अपना अपना लंच कर लिया तो सब अपने घर के लिए निकल गए, जहाँ आज अरशद की हालत देखने लायक थी। उसे लंदन से आए पूरे 2 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक वो अपने घर नहीं गया था, जिसकी वजह से उसे ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि उसके डैड और मॉम इस बात पर उससे बहुत नाराज होने वाले हैं। हो सकता था कि उसे मार भी पड़ सकती थी, लेकिन जैसे ही वो अपने घर गया वहाँ का सीन देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि घर के बीचों बीच बने उस आलीशान से हॉल में आज उसके माँ और पापा शांति से बैठे उसके आने का इंतजार कर रहे थे। अरशद को ये बात पता थी कि उसके माँ और पापा उसे बहुत प्यार करते हैं। उनका बस चलता तो उसे बाहर जाने ही नहीं देते, हमेशा के लिए अपने पास रख लेते, और इस बार तो वो उनसे इतनी महीने दूर रहा था, जिसकी वजह से उसके माँ पापा उसके बेसब्री से लौटकर आने का इंतजार कर रहे थे। वो तुरंत अपने माँ और पापा के पास जाकर उनके गले से लग गया। अरशद की माँ यानी कि रंभा जी की आंखें नम हो गई थी। उन्होंने अरशद को अपने गले से लगाने के बाद उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और फिर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, मेरा बच्चा, देखो तो इतने महीने में कितना दुबला हो गया है। मुझे पता था कि तुम अपने खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, तभी तो आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। जाओ फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खीर निकाल कर लाती हूँ। इतना कहकर वो वहां से किचन की तरफ चली गई, जबकि उसके डैड अविनाश जी अभी भी वहीं पर बैठे हुए थे। अरशद ने अपने पापा को गले लगाते हुए कहा, पापा, मैंने आपको बहुत याद किया। उसके ये कहने पर अविनाश जी ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हल्की सी चपत मारते हुए कहा, मैंने भी बहुत मिस किया बेटा। अच्छा छोड़ो, पहले ये बताओ कि कैसा रहा तुम्हारा लंदन का ट्रिप, और तुम जल्दी से फ्रेश होकर आओ, वरना तुम्हारी माँ तुम्हारी पिटाई करने वाली है। उन्हें आतिश की शादी के बारे में पता चल गया है, उस पर तो गुस्सा नहीं कर सकती, तो सोच लो अब तुम ही अपनी माँ का निशाना बनने वाले हो। इतना कहकर वो जोर से हंस पड़े, तो अरशद ने बेचारा सा मुंह बनाया और वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया। कुछ देर के बाद जब वो वापस से डाइनिंग टेबल पर आया तो अपने मॉम और डैड के साथ खीर खाने लगा। ठीक उसी वक्त अरशद ने पूछा, वैसे पापा, चाचा जी और चाची जी कब आ रहे हैं? कितने दिन हो गए उनसे बात नहीं हो पाई मेरी। अरशद की इस बात पर रंभा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें भी नहीं पता कब आएंगे, लेकिन अब जब तुम आ गए हो तो कल तक वो लोग भी आ जाएंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने? उन्होंने अविनाश जी की तरफ देखकर कहा तो वो भी रंभा जी के साथ हंस पड़े, और उसके बाद अरशद भी। शनाया और आतिश की शादी में होने वाला था क्या बड़ा धमाका। क्या पलक और अर्नब का रिश्ता आ जाएगा सबके सामने? जानने के लिए सुनते रहिए सीईओ's डेडली लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं आतिश और रूहानी की प्रेम कहानी, जिसका नाम है सीईओ's डेडली लव।
मॉल में पलक और अर्णव एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अरशद अपने मॉम डैड से मिलने के लिए अपने घर जाता है। उधर रानावत मेंशन में आतिश और शनाया की सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब आगे रानावत मेंशन में काफी हलचल मची हुई थी, क्योंकि आज आतिश रानावत की सगाई मशहूर मॉडल शनाया सिंघानिया से होने वाली थी, जिसकी खबरें एक एक न्यूज़पेपर, चैनल्स, मैगजीन्स पर अपने पैर जमाए हुए बैठी थी। पूरे मेंशन में डेकोरेटिंग की तैयारियां रूहानी ने देख ली थी। आज वो सुबह से लगी हुई थी सिर्फ इसलिए ताकि ऐश्वर्या जी को कोई परेशानी ना हो। उसके साथ सर्वत्र अथर्व और पलक भी थे, जो ज्यादा झगड़ रहे थे और काम कम कर रहे थे। तभी वहां पर उन लोगों को इस तरह लड़ते झगड़ते देखकर विभाजी वहां पर आई और उन्होंने कहा, ओहो, तुम लोगों को अब अगर लड़ने से फुर्सत मिल गई हो तो थोड़ा काम पर ध्यान दो। अभी कितना काम पड़ा हुआ है, लेकिन तुम सबसे सब करवा लो। बस एक काम के लिए कहो तो झगड़ा शुरू हो जाता है। अथर्व, एक बार जाकर वापस से कैटरिंग का काम देखो, मेन्यू में सब चीजें ठीक तो है ना? और सर्वत्र तुम एयरपोर्ट चले जाओ, वहां पर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार है। पलक, तुम भी जाओ उसके साथ। और हाँ रूहानी बेटा, आप एक बार डेकोरेशन देख लो, देखो कहीं कुछ रह तो नहीं गया ना। विभाजी ने एक ही सांस में उन सबको उनका काम बता दिया था, जिसमें सबको अपना काम अच्छी तरह से समझ आ गया था कि उन्हें करना क्या था। लेकिन सर्वत्र और पलक को छोड़कर, जो अब भी कंफ्यूजन में एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन तभी किया ने उनके सामने चुटकी बजाते हुए कहा, वो सरप्राइज सिर्फ आप दोनों का नहीं है, बल्कि हम सबके लिए। बात ये कि हमें नहीं पता कि आपकी सरप्राइज है क्या। खैर, आप लोग जल्दी से जाओ, वरना पता चला हमारा सरप्राइज कोई और लेके चला गया। किया की बात सुनकर अभी कुछ देर पहले सर्वत्र और पलक जो आराम से सुन रहे थे, उसके चिल्लाने से अपना मुंह बनाते हुए सीधा घर से बाहर की तरफ भागने लगी। रूहानी उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि वो सरप्राइज आखिर क्या था जिसके लिए वो सब इतना परेशान थे। उसने किया की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और हाई फाई कर दिया, और बदले में वो भी मुस्कुराने लगी, क्योंकि वो दोनों ही ये बात जानती थी कि विभाजी किस सरप्राइज के बारे में बात कर रही थी। कुछ ही देर के बाद ऐश्वर्या जी का कमरा, जहाँ पर इस वक्त उनके साथ विभाजी और विद्या जी दोनों ही मौजूद थे, बस एक टक कंफ्यूजन से रूहानी की तरफ देख रहे थे, जिसने उन्हें यहाँ पर जबरदस्ती बिठाया हुआ था। रूहानी बच्चा, आखिर बात क्या है? हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है तुमने? और आपको पता है ना, सगाई है, हमारे पास बहुत काम है। ऐश्वर्या जी ने जब परेशान होते हुए कहा तो रूहानी ने उनकी बात का जवाब मुस्कुराते हुए दिया, ओहो आंटी, मैंने कहा था ना, सब काम हो जाएगा, और सब काम हो भी चुका है। मैंने सब कुछ देख लिया है, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो आप तीनों ये देखिए, बताइए इनमें से आपको क्या पसंद है। और हाँ, मैं एक बात आपको पहले ही बता देती हूँ कि आप में से ना कोई ना नुकुर नहीं करेगा। रूहानी ने उनके सामने साड़ियों की दुकान लगाते हुए कहा तो वो सब उसे आंखें फाड़े देख रही थी, क्योंकि रूहानी ने सच में उनके सामने साड़ियों की दुकान लगा दी थी, जिसे देखकर उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए रूहानी की तरफ देखकर कहा, हमें पता है तुमने हमारे लिए पहले ही डिसाइड करके रखा है, तो अब तुम ही बता दो कि हमें कौन सी साड़ी पहननी है। विद्या जी ने बड़े प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहा तो रूहानी मुस्कुरा दी, और उसने एक रेड और ग्रीन कलर की बॉर्डर वाली सिल्क की साड़ी उन्हें देते हुए कहा, ये आपके लिए है, जिसमें सी ग्रीन कलर आपका फेवरेट है और रेड दादाजी का। जिसे देखकर विद्या जी के चेहरे पर सच में बहुत बड़ी मुस्कान उभर आई थी, जैसे वाकई में वो साड़ी उन्हें बहुत पसंद हो। फिर रूहानी ने एक लाइट पिंक कलर की बनारसी साड़ी निकालकर ऐश्वर्या जी को दी, जिस पर व्हाइट कलर की कढ़ाई थी। जहाँ पर व्हाइट कलर ऐश्वर्या जी की पसंद थी, तो लाइट पिंक कलर उनके हस्बैंड की, जिसके बारे में उन्होंने रूहानी को बातों ही बातों में बताया था। और आखिर में रूहानी ने एक रॉयल ब्लू कलर की बनारसी सिल्क की साड़ी विभाजी की तरफ देते हुए कहा, ये आपके लिए है, आपको पिकॉक बहुत पसंद है ना, और ये ब्लू कलर अंकल का भी फेवरेट है। तो आप सबकी सगाई में पहनने वाली साड़ियां आपको पसंद तो आ गई ना? रूहानी के मासूम चेहरे को देखकर उन तीनों के चेहरे पर हंसी आ गई। फिर उसके प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए वो तीनों वहां से चली गई, जिसका साफ साफ ये मतलब था कि उन्हें रूहानी की दी हुई साड़ियां बेहद पसंद थी। उनकी बात को समझकर रूहानी खुशी के मारे उछलते कूदते वहां से अपने कमरे में चली आई। वहीं सिंघानिया मेंशन में सब कुछ नॉर्मल था, क्योंकि सभी लोग अपने आप में तैयार होने में बिजी थे। आखिर उन्हें खर्चा जो नहीं करना था, सब कुछ तैयार मिल रहा था। रात के लगभग 7 बजे रानावत मेंशन पूरा मेहमानों की भीड़ से भर चुका था। बड़े से बड़े बिजनेसमैन, जाने माने लॉयर्स, डॉक्टर्स और यहाँ तक कि मिनिस्टर्स भी आज इस पार्टी में मौजूद थे। आखिर उन्हें खुद सामने से पहली बार रानावत खानदान की तरफ से इनविटेशन जो मिला था, जो बहुत ही कम देखने को मिलता था। और आज वहाँ पर मीडिया भी मौजूद था, जिसे खुद आतिश ने बुलाया था। पार्टी लगभग मेहमानों से भर चुकी थी, यहाँ तक कि पूरा मेंशन बॉडीगार्ड से घिरा हुआ था। किसी भी इंसान को, चाहे वो कितना भी रेप्यूटेड क्यों ना हो, विदाउट इनविटेशन अंदर आने की परमिशन नहीं थी। सब लोग अपने अपने गुडविल और मासूम से चेहरे को लिए वहाँ पर पहुंच चुके थे। वो सब आतिश से मिलना चाहते थे। रानावत परिवार में सभी लोग एकदम तैयार होकर बस आतिश के आने का इंतजार कर रहे थे, जो अभी तक वहाँ पर पहुंचा नहीं था। रूहानी अपने कमरे में आखिरी बार अपने बालों को ठीक करते हुए वहां से बाहर की तरफ निकल गई, लेकिन तभी उसे अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर रूहानी के कदम वहीं के वहीं ठहर गए। वो इस आवाज को अच्छी तरह से पहचानती थी। ये वही शैतान था जिससे रूहानी कोसों दूर रहने की हमेशा कोशिश करती थी, लेकिन बार बार वो उसके उतना ही करीब आ जाती थी। उसने बड़ी ही हिम्मत करके पीछे की तरफ देखा तो उसकी आंखें सामने खड़े आतिश के बेहद खूबसूरत चेहरे पर जाकर ठहर गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस वक्त आतिश की नजरें बस एक टक रूहानी को देख रही थी। ब्लैक कलर का फुल स्लीव्स डिजाइनर सूट पहने वो किसी सपनों की दुनिया वाली परी से कम नहीं लग रही थी, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा खूबसूरत, जिसे आतिश बस एक टक बिना अपनी पल के झपके देखे जा रहा था। वही आतिश ब्लैक कलर का अरमानी सूट पहने खड़ा था, लेकिन उन दोनों का ध्यान वहां से जाते वेटर के कदमों की आहट से एक दूसरे से हटा। हड़बड़ाकर रूहानी ने अपना चेहरा इधर उधर घुमा लिया, जबकि आतिश अब भी उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा था। तभी आतिश ने रूहानी से कहा, सुनो, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? आतिश ने अपने सख्त और कठोर आवाज में रूहानी की तरफ देखते हुए कहा। उसने पहले तो अपना सर नामे हिलाया, लेकिन फिर जल्दी से हाँ करते हुए अपने हाथ में पकड़े दुपट्टे के कोने को उंगलियों में फंसाने लगी, जिसे देखकर आतिश ने अपनी आंखों को छोटा करके थोड़ी तेज आवाज में कहा, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? मेरे पास आओ। उसकी बात सुनकर रूहानी ने जल्दी से अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। कौन सा सरप्राइज इंतजार कर रहा था सर्वत्र और पलक का? क्या आतिश और रूहानी के बीच शुरू होगी मोहब्बत? जानने के लिए सुनते रहिए सीईओज डेडली लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर।
प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं आतिश और रूहानी की प्रेम कहानी, जिसका नाम है सीईओज डेडली लव। आतिश अपनी सगाई वाले दिन मीडिया को इनवाइट करता है। आतिश रूहानी को अपने पास बुलाता है, जिसकी वजह से रूहानी बुरी तरह घबरा जाती है। अब आगे। रूहानी की नजरें जमीन को घूर रही थी। आतिश के पास पहुंचते ही रूहानी ने धीरे से कहा, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? रूहानी की आवाज को सुनकर आतिश का दिल एक बार फिर से जोरों से धड़क उठा। उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई टाई को उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें ये लगानी आती है? उसके सवाल का जवाब सुनकर रूहानी ने अपनी नजरें उठाई। आतिश के हाथों में पकड़ी हुई टाई को देखा और फिर धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। तो आतिश ने बिना अपनी आंखें उसके खूबसूरत चेहरे से हटाए वो टाई उसे पकड़ा दी। रूहानी अपने कांपते हाथों से उस टाई को पकड़कर धीरे धीरे उसकी शेप बनाकर आतिश के गले की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन अचानक से रूहानी का पैर कारपेट में उलझ गया और वो सीधा आतिश को लेकर पीछे की तरफ उसके बेड पर गिर गई। ऐसे हुए इस अचानक हादसे की वजह से आतिश ने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़कर रूहानी की कमर को कसकर पकड़ लिया, जिसकी वजह से इस वक्त उनकी पोजीशन उल्टी हो गई थी। रूहानी आतिश के ऊपर गिरी थी और वहीं आतिश का हाथ रूहानी की कमर के चारों तरफ लिपटा हुआ था। रूहानी जैसे ही अपने पंजों के बल खड़ा होने की कोशिश कर रही थी, वैसे ही उसका पैर कारपेट में एक बार फिर से उलझ गया और वो सीधा आतिश के कॉलर को पकड़कर उसके साथ ही उसके पीछे की तरफ बड़े से बेड पर गिर पड़ी। वहीं अचानक से अपनी शर्ट के कॉलर को ऐसे खींचे जाने की वजह से आतिश ने जल्दी से अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाकर रूहानी की पतली सी कमर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अब दोनों की हालत ऐसी थी कि रूहानी आतिश के ऊपर गिरी हुई उसके गालों पर अपने होठों को रखे एकदम जम सी गई थी और ठीक वैसा ही हाल इस वक्त आतिश का भी था। वो अपनी गालों पर रूहानी के सॉफ्ट होठों को आराम से महसूस कर रहा था। लेकिन तभी रूहानी को अचानक से होश आया और उसने जल्दी से आतिश के ऊपर से उठने की कोशिश की। लेकिन उसके सामने शनाया के साथ आतिश का किया हुआ बिहेवियर याद आ रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं आतिश उसे भी ना डांट दे या फिर धक्का ना दे। लेकिन वहीं शायद आतिश को इस तरह रूहानी का अपने ऊपर से उठना पसंद नहीं आया, तो उसने अपने हाथों की पकड़ को रूहानी की कमर पर और ज्यादा कस दिया। फिर एक तक अपनी नजरों को उसके खूबसूरत से चेहरे पर टिका दिया। रूहानी के चेहरे पर दुनिया जहान की घबराहट थी, जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। रूहानी बार बार डरते हुए आतिश के ऊपर से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जितना कोशिश करती उतना ही आतिश के और करीब आती जाती। आतिश ने उसे अपनी बाहों की गिरफ्त में कैद कर रखा था। आतिश को उसके चेहरे पर आते उन बालों से अब चिढ़न होने लगी थी। उसने तुरंत रूहानी की कमर पर जोर से कसते हुए उसे अपने ऊपर गिरा लिया, जिसकी वजह से रूहानी जो अभी तक स्ट्रगल कर रही थी, उसकी नजरें और ध्यान दोनों ही आतिश की तरफ चला गया। वो बस एक टक उसे देखे जा रही थी। उसकी नजरों को देखकर रूहानी भी कंफ्यूज थी। आतिश ने अपने हाथ को उसके चेहरे की तरफ बढ़ा दिया और फिर बड़े प्यार से उसके माथे को छूते हुए अपनी उंगलियों को नीचे की तरफ उसके गालों की तरफ बढ़ाने लगा। उसकी उन उंगलियों के छूने वाले उस एहसास को अपने माथे से होते हुए अपने पलकों पर और फिर अपने गालों पर महसूस करते ही रूहानी की आंखें अपने आप बंद हो गई और उसके पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ने लगा। यह आज आतिश की उंगलियों और उसके हाथों के छूने का पहला एहसास था जिसे रूहानी ने महसूस किया था। आतिश तो बस आज उसकी मासूमियत भरी खूबसूरती में खो गया था। लगातार उसके चेहरे के नूर में खोया हुआ उसे देखे जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ रूहानी आज आतिश को अपने करीब महसूस करके न जाने क्यों एक अलग से एहसास से गुजर रही थी, जिसके बारे में उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो दोनों अब भी उसी पोजीशन में एक दूसरे को करीब से महसूस करते हुए उस सुकून भरे पल में खोए हुए थे। लेकिन तभी अचानक सर्वत्र की आवाज से वो दोनों होश में आए। भैया, आतिश भैया, सुनिए तो जरा। और इसी आवाज के साथ सब लोग एक एक करके उस कमरे के अंदर आ गए। लेकिन अंदर का नजारा देखकर कुछ की तो आंखें फटी की फटी रह गई और कुछ का मुंह खुला रह गया। इनमें से कुछ लोग नए भी थे, जिनकी हालत तो उन सबसे और ज्यादा खराब थी, जबकि अरसद और अथर्व इस वक्त बहुत ही बेकार और अजीब ढंग की पोजीशन में जमीन पर गिर गए थे। इतना सब कुछ होने के बाद जब आतिश और रूहानी इतने सारे लोगों को अचानक वहां पर देखकर रूहानी जल्दी से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन आतिश उसकी कमर से अपने हाथ हटा ही नहीं रहा था। उसके चेहरे के भाव इस वक्त पहले से भी ज्यादा कठोर थे। वो बस अपने सामने यानी कि आगे गिरे अथर्व और अरसद को घूर रहा था, जिसे देखकर वहां पर मौजूद एक 30 साल का लड़का, जिसके बाजू में एक 28 साल की लड़की खड़ी थी, खांसने का नाटक करने लगी। अब उस बच्ची को छोड़ भी दीजिए साले साहब, वरना लगता है कहीं कल आपकी सगाई की नहीं रासलीला की खबरें अखबारों में छपेंगी। उस लड़के की बात सुनकर आतिश ने उसकी तरफ देखा तो उसका चेहरा जो अब तक काला पड़ चुका था वो एकदम नॉर्मल बिना एक्सप्रेशन के हो गया। उसने धीरे से रूहानी की कमर को छोड़ा, जिसे महसूस करते ही वो तुरंत उसके ऊपर से उठ गई, जिसे देखकर अब वापस से आतिश उसे घूरने लगा। रूहानी डर की वजह से कांप रही थी। उसने अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लिया। आतिश ने अपने आप को नॉर्मल किया और सामने खड़े उस कपल को देखकर उनके गले से लग गया। आप आने वाले थे जीजू, तो मुझे मैंने मना क्यों किया? आतिश ने नीचे झुकते हुए अपने जीजू यानी कि आदित्य कपूर के पांव छुए। फिर उनके बगल में खड़ी उस खूबसूरत सी लड़की यानी कि अपनी बड़ी बहन सिया कपूर, विभाजी और वीरेंद्र जी की बड़ी बेटी और रानावत परिवार की बड़ी पोती, उसे गले लगा लिया। आतिश इनसे सिर्फ एक ही साल छोटा था। ये दोनों दिल्ली में ही रहते थे, लेकिन आज सबको सरप्राइज देने के लिए बिना बताए यहाँ आ गए थे। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे, आपको बता देते हम साले साहब। ये जो आपकी बहन और हमारी मोहतरमा है ना, इन्हें आप सबको सरप्राइज जो देना था। अगर हम आपको बताते तो ये तो हमें घर से ही निकाल देती। उनकी इस बात पर सिया ने गुस्से से उनकी तरफ देखा तो उन्होंने तुरंत अपना चेहरा किसी मासूम बच्चे की तरह बना लिया। लेकिन तभी आतिश ने उससे पूछा, और दी कैसी हैं आप? वैसे हमारी प्रिंसेस कहाँ है? आतिश ने अपनी बड़ी बहन सिया के गले लगते हुए पूछा तो उसने प्यार से उसके सिर को चूमते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, पर तुम्हारी प्रिंसेस अभी अपनी नानी के पास है। जब तक किसी से अच्छी तरह से लड़ाई ना कर लेना वो, तब तक उसे चैन नहीं मिलता। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, चलो नीचे चलते हैं, सगाई का टाइम हो गया है। सच कहूँ तो ये सगाई बिल्कुल मत करो यार, वो लड़की बहुत घमंडी है। क्या वाकई में हो जाएगी शनाया सिंघानिया की सगाई आतिश रानावत के साथ? रूहानी को लेकर आतिश के दिल में जो चल रहा था, क्या वो मोहब्बत थी या आतिश की कोई चाल? जानने के लिए सुनते रहिए सीईओज डेडली लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं आतिश और रूहानी की प्रेम कहानी, जिसका नाम है सीईओज डेडली लव। आतिश और रूहानी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और आतिश के परिवार वाले उनको साथ में देखकर हैरान रह जाते हैं। अब आगे।
सिया ने जब शनाया के बारे में कुछ कहा तो रूहानी वहां से निकलकर बाहर चली गई। उसको ऐसा जाते देखकर आदित्य और सिया के साथ सबकी नजरें उसकी तरफ चली गई। पलक ने रूहानी को रोकते हुए कहा, अरे रूहानी रुक तो, क्या हुआ? सिया को लगा शायद शनाया के बारे में उसने कुछ गलत कहा था जिसकी वजह से रूहानी को बुरा लग गया है। यही सोचकर उसने कहा, लगता है उसे मेरी बातों का बुरा लग गया। उसकी इस बात पर सरवत्र ने मुस्कुराते हुए कहा, दी ऐसी कोई बात नहीं है। रूहानी ना हमेशा सच का साथ देती है और उसे इस तरह किसी की बात का बुरा नहीं लगता। वो तो खुद ही शनाया की हरकतों से बहुत परेशान है। इतना कहकर सर्वत्र भी वहां से चला गया। सिया मुस्कुराते हुए अपने पति आदित्य के चेहरे की तरफ देख रही थी। उन सबके जाने के बाद अरशद ने कहा, हे भगवान, बस मैं ही कुंवारा बैठा हुआ हूँ, अब मेरे ऊपर भी थोड़ी सी कृपा कर दो प्रभु, ताकि मैं सिंगल से मिंगल हो जाऊं। उसने ये बात इतनी तेज आवाज में कही कि सिया और आदित्य वहां से तुरंत चले गए। उसके बाद वहां पर सिर्फ अरशद ही बचा था। उधर नीचे मेहमानों से भरी उस बड़े से हॉल में राणावत परिवार इस वक्त सिंघानिया परिवार के साथ खड़ा हुआ था। रघुवींद्र जी और वीरेंद्र जी पहले ही वहां से निकल गए थे और अपने कुछ खास दोस्तों और रिश्तेदारों से बात कर रहे थे, लेकिन वहां पर मौजूद ऐश्वर्या और विभाजी रवीना सिंघानिया की बातों को सुनकर ऊब चुकी थी। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो रवीना की बातों को सुनकर काफी परेशान थी। वहीं पार्टी हॉल के कॉर्नर साइड पर इस वक्त आदित्य और सिया के साथ घर के सारे बच्चे मौजूद थे। रूहानी लगातार बस एकटक आदित्य और सिया को देख रही थी, जिन्हें देखकर वो दोनों धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। पलक ने मैंगो जूस का एक सिप लेते हुए कहा, ओह गॉड, भाई की सगाई कितनी बोरिंग लग रही है ना। अथर्व जो उसके पास में ही खड़ा था, उसने अपने बाजू से निकलती हुई एक लड़की को देखकर कहा, हाँ यार, यहाँ पर आए हुए लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम सगाई में नहीं बल्कि किसी बिजनेस पार्टी में आए हैं। उसकी बात सुनकर सर्वत्र ने अपने बाजू से निकलती हुई लड़की की तरफ देखकर कहा, और ऊपर से लड़कियों को देखकर तो मूड और भी खराब हो गया है। एक ने मेरे बड़े भाई की जिंदगी में आने के लिए उसके ऊपर कुंडली मारकर बैठी हुई है। उन सबकी बातें सुनकर रूहानी ने हंसते हुए कहा, तुम लोग इनके पीछे क्यों पड़े रहते हो? वो जो भी करे उन्हें करने दो ना। मैंने कितनी बार कहा है, दूसरों को जज करना अच्छी बात नहीं होती और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। रूहानी की बात सुनकर आदित्य और सिया के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। किया ने रूही के गालों को छूते हुए कहा, ओहो रू दीदी, आप ना बहुत अच्छी, लेकिन ये दुनिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो ना आप। किया की बातें सुनकर रूहानी खिलखिलाकर हंस पड़ी, लेकिन तभी अचानक पलक ने कहा, और देखो ना, मैंने तो तुम्हें दी और जीजू से मिलवाया ही नहीं। जीजू, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है रूहानी, और रूहानी ये हम सबकी बड़ी बहन सिया दी, और ये आदित्य जीजू। पलक ने रूहानी को सिया और आदित्य से मिलवाया तो रूहानी उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और धीरे से बोली, हेलो। उसकी आवाज इतनी धीमी और इतनी मीठी थी कि वहां मौजूद सब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन सिया ने जानबूझकर झूठा गुस्सा होने का दिखावा करते हुए कहा, वैसे आदित्य, आपको नहीं लगता यहाँ पर कोई हमें ना पहचानने की एक्टिंग कर रहा है? सिया की नजरें साफ साफ रूहानी के चेहरे की तरफ इशारा कर रही थी, जिसे समझकर रूहानी फिर से कंफ्यूज हो गई, क्योंकि उसने जब से उन दोनों को देखा था तब से उसे लग रहा था कि उसने पहले भी इन्हें कहीं देखा है, लेकिन काफी देर तक उन दोनों ने ही कुछ जान पहचान वाली बात नहीं की। तब उसे लगा कि शायद ये उसका वहम होगा, लेकिन अब सिया की बातें सुनकर वो खुद कंफ्यूज हो गई थी। क्या वो सच में इनसे पहली बार मिल रही थी? सिया दी, क्या मैं सच में आप दोनों से मिली हूँ? उनकी तरफ आते हुए आतिश, अरशद और अर्नब ने जब रूहानी की बात सुनी तो वो भी एक जब रूहानी और सिया आदित्य को देखने लगे, जो शायद रूहानी की बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन फिर अपनी इन सब बातों को दूर रखते हुए आदित्य ने हंसकर कहा, ओहो, इसका मतलब आप सच में हमें भूल गए हैं? आदित्य के मुंह से ये सुनते ही रूहानी का चेहरा, जो अभी कुछ देर पहले तक कंफ्यूजन से भरा हुआ था, अब किसी दूसरी दुनिया में खोया हुआ लग रहा था। उसके चेहरे पर अचानक से चमक आ गई और उसने तुरंत जाकर आदित्य को अपनी गले से लगा लिया और उसके ठीक बाद सिया को भी वैसे ही गले लगा लिया। सिया 2 कदम पीछे होकर लड़खड़ाने की वजह से अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए सीधे आदित्य के सीने से जा लगी। रूहानी ने खुश होते हुए कहा, ओह माय गॉड, मैं आप दोनों को बता नहीं सकती कि मैं आपको यहाँ पर देखकर कितनी ज्यादा खुश हूँ। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मैं आपसे दोबारा कभी मिल पाऊंगी, लेकिन सच में आप दोनों ने मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी दी है। सॉरी, हाँ, मैं आपको पहचान नहीं पाई थी। आखिरी वाली बात वो खुद कंफ्यूजन में बोली, क्योंकि वो सच में पुरानी बातें भूलने लगी थी। उसकी इस बात पर सिया ने उसके सर पर हाथ मारते हुए कहा, पागल लड़की, पूरी की पूरी तूफान हो तुम। जब मिलती हो ना तब ऐसे ही मिलती हो। हमने तुम्हें कितना रोका, लेकिन तुम हमारे जाने के बाद निकल गई, और जब हम वापस आए तब तुम थी ही नहीं वहाँ पर, और ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। सिया ने किसी छोटे बच्चे की तरह रूहानी से शिकायत की तो रूहानी खिलखिलाकर हंस पड़ी, जिसे देखकर आतिश की नजरें वापस से उसके चेहरे पर ठहर गई। रूहानी ने बड़ी ही मासूमियत के साथ कहा, आई एम सॉरी दी, वो क्या है ना, हमारी बस का टाइम हो चुका था, और अगर वो मिस हो जाती तो दूसरी नहीं मिलती, इसीलिए उस दिन मुझे निकलना पड़ा। रूहानी ने उदास होते हुए कहा तो आदित्य ने उसकी नाक पकड़कर खींच ली, जिसकी वजह से वो फिर से हंसने लगी। सर्वत्र ने कंफ्यूज होते हुए कहा, एक मिनट रूहानी, तुम दी और जीजू को कैसे जानती हो? रूहानी ने जल्दी से घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो थोड़ी लंबी कहानी है, हम आपको सगाई की बात सुनाएंगे, क्योंकि अभी ना सगाई का मुहूर्त हो चुका है। हमने मुहूर्त के टाइम काम नहीं किया तो दादी पक्का गुस्सा हो जाएंगी, इसीलिए अब चुपचाप चलिए। हालांकि उसकी नजर सबसे पहले आतिश पर पड़ी, जिस वजह से वो डरते हुए वहां से निकलने का कोई बहाना सोच रही थी, लेकिन तभी बहाना खुद उसके पास चलकर आ गया। तभी वहां पर एक आवाज गूंजी, वेलकम वेलकम वेलकम। आप सभी लोगों का हमारे इस पूरे राणावत परिवार की तरफ से स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज मेरे भाई यानी कि आतिश राणावत की सगाई सनाया सिंघानिया से होने वाली है, तो जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम कीजिए, ताकि आज वो दोनों एक दूसरे के बेटर हाफ बनने की पहली रस्म को पूरा कर सके। क्या वाकई में आतिश और शनाया एक दूसरे के साथ जन्म जन्म के रिश्ते में बन जाएंगे? आखिर सिया और आदित्य रूहानी को कैसे जानते थे? जानने के लिए सुनते रहिए सीओज डेडली लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं आतिश और रूहानी की प्रेम कहानी, जिसका नाम है सीओज डेडली लव। रूहानी की मुलाकात आतिश के दीदी और जीजू से होती है। आतिश और शनाया की सगाई की रस्में शुरू हो जाती है। अब आगे राणावत मेंशन में आतिश के साथ उसका पूरा परिवार और साथ ही सिंघानिया परिवार भी मौजूद था। आतिश और शनाया की सगाई की रस्में शुरू हो गई थी। तभी ऐश्वर्या जी ने आतिश से कहा, आतिश बेटा,
सनाया को अंगूठी पहनाओ। आतिश ने जैसे ही रिंग उठाकर उसे शनाया की तरफ बढ़ाया, वैसे ही वहाँ की लाइट अचानक से ऑफ हो गई, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों के बीच में शोर होने लगा। वहीं शनाया के ठीक पीछे खड़ी रूहानी अंधेरे की वजह से डर से एक तरफ सिकुड़ती हुई चली जा रही थी, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पास उसके बेहद करीब खड़ा हुआ था, जिसे महसूस करके उसके पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई थी। और वो जैसे ही अपने डर की वजह से एक कदम आगे बढ़ाने लगी, वैसे ही पीछे खड़े हुए शख्स ने उसकी कमर को अपने एक हाथ से पकड़कर पीछे की तरफ खींच लिया, जिसकी वजह से रूहानी सीधा उसकी बाहों की गिरफ्त में चली गई। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि वो इंसान भी उसे बखूबी सुन पा रहा था। उसने अपनी पकड़ रूहानी पर कसते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। अब रूहानी का ध्यान सीधा अपने कंधे पर आ गया, जिसकी मदद से वो अपने पीछे खड़े उस इंसान को धक्का देने की कोशिश कर रही थी। इस बात से अनजान कि उसका हाथ और उसकी कमर दोनों ही उस इंसान के हाथों की गिरफ्त में थे, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि कुछ रेंगता हुआ उसके हाथों से होते हुए उसकी उंगलियों तक पहुंच गया। लेकिन जब उसकी उंगलियों पर वो चीज रुकी तो कुछ पल के लिए वहीं ठहर गई। इसे समझने के लिए रूहानी जैसे ही 2 सेकंड के लिए रुकी, वैसे ही पीछे खड़े उस इंसान ने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे रूहानी गोल गोल घूमते हुए सीधा जाकर अपने बाजू में खड़ी हुई पलक से टकरा गई। रूहानी ने जैसे ही खुद को उस अनजान इंसान की बाहों की गिरफ्त से आजाद पाया तो उसने एक लंबी और चैन की सांस ली। उसका पूरा चेहरा डर के मारे पसीने से भीग गया था। जैसे ही वो धक्का लगने पर पीछे की तरफ पलक के ऊपर गिरी, वैसे ही एक बार फिर से पूरा मेंशन लाइटों की रोशनी से जगमगा उठा। पलक खुद भी बुरी तरह से डरी हुई थी। उसने अपने पीछे खड़े अर्नब का हाथ पकड़ लिया था। जैसे ही लाइट जली, उसने तुरंत अर्नब का हाथ छोड़ा और 2 कदम आगे आ गई, लेकिन आगे बढ़ते ही वो सीधा रूहानी से टकरा गई। उसने जैसे ही रूहानी के पसीने से भरे चेहरे को देखा तो तुरंत घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ड्रिंक एरिया की तरफ लेकर चली गई। उन दोनों को इस तरह जाते देखकर किया, सर्वत्र और अथर भी उनके पीछे पीछे चल दिए। अथर ने गुस्से से रूहानी को शांत करते हुए पूछा, रूहानी क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? रूहानी ने खुद से कुछ दूर पर रखे गिलास की तरफ इशारा किया। सर्वत्र ने तुरंत जूस से भरा ग्लास रूहानी की तरफ कर दिया, जिसने बिना एक पल भी गंवाए उस जूस को एक ही सांस में खत्म कर दिया। फिर कुछ देर तक लंबी सांसें लेने के बाद उसने डरते हुए उन चारों की तरफ देखा और वो सारी चीजें उन्हें बता दी जो भी कुछ देर पहले उस अनजान इंसान के साथ हुई थी। अब तो उन चारों को भी गुस्सा आ गया था। आखिर किसने रानावत मेंशन में इतनी घटिया हरकत करने की हिम्मत की थी? क्या लोगों में आतिश का डर नहीं रह गया था, या फिर यहाँ आने के बाद उनके पंख ज्यादा निकल आए थे? पलक ने रूहानी को शांत करते हुए समझाते हुए कहा, रूहानी तुम शांत हो जाओ, और जैसे ही पार्टी खत्म होती है हम आतिश भाई से इस बारे में बात जरूर करेंगे। देखना वो इस इंसान को जल्दी ही पकड़ लेंगे। चलो अब सगाई पर शुरू होने वाली है। अगर किसी ने हम सबको वहां पर नहीं देखा ना तो फिर अच्छी खासी डांट पड़ेगी हमें। रूहानी भी पलक की बात तुरंत मान गई, लेकिन अभी भी उसे डर लग रहा था। वहीं हॉल के बीचों बीच खड़े सिया और आदित्य बस एक टक सामने खड़े आतिश को देखे जा रहे थे, जिसकी तिरछी नजरें रूहानी पर थी। रात के 10 बजे जब पार्टी लगभग खत्म हो चुकी थी और मीडिया रिपोर्टर के साथ साथ सारे मेहमान भी अपने घर जा चुके थे, अब सिर्फ रानावत मेंशन में ठाकुर परिवार और सिंघानिया परिवार ही रह गया था। शनाया बैठी हुई एक तरफ अपने हाथ में पहनी अंगूठी को देख रही थी और आतिश इस वक्त किसी का कॉल आने की वजह से बात करने में बिजी था। रूहानी की नजरें आतिश की तरफ चली गई, लेकिन जब उसकी नजर टाइम पर पड़ी तो उसने देखा और अपने सर पर हाथ रखते हुए खुद से ही कहा, हे महादेव, आज इतना लेट हो गया, पता नहीं इन्होंने अपनी दवाई भी ली होगी या नहीं। कहाँ से लेंगे? जब उन्हें पता रहता है कि घर पर मैं हूँ तो वो वैसे भी सारी चीजों को भूलने लगते हैं। इतना कहकर रूहानी अपनी जगह से खड़ी हो गई। तभी पलक ने उससे पूछा, क्या हुआ रूहानी, कहाँ जा रही हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? रूहानी ने पलक के सवाल का जवाब दिया, वो दादा दादी की दवाई का टाइम हो गया है ना, तो बस उन्हें दवाई देकर आती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से उठकर किचन की तरफ चली गई और कुछ देर के बाद दूध से भरे ग्लास की ट्रे लेकर वो हॉल में चली आई। रूहानी जैसे ही वहाँ पर आई तो अविनाश जी और अमित जी के साथ अभय भी वहाँ पर बैठा हुआ था। न जाने क्यों उन तीनों को ही ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पहले भी कभी इस बच्ची को देखा हो, लेकिन कहाँ कि उन्हें याद नहीं आ रहा था। ऐश्वर्या जी ने रूहानी से कहा, ओह रूहानी, तुम ये सब क्या कर रही हो, और बाकी के सब लोग कहाँ हैं? रूहानी ने ऐश्वर्या के सवाल का जवाब देते हुए कहा, वो क्या है ना आंटी, सब लोग सुबह से काम में लगे हुए थे तो हमने उन्हें आराम करने के लिए भेज दिया है, वरना कल से काम का बर्डन और भी बढ़ जाएगा और उनको मैनेज करने की चिंता भी। और वैसे भी आप ये सब छोड़िए, पहले आप लोग ये दूध खत्म करिए और दादा दादी आप अपनी दवाई लीजिए, चलिए। उसने उनकी तरफ दवाई बढ़ाते हुए कहा तो उन्होंने मुंह बनाते हुए दवाई ले ली, लेकिन तभी अचानक ऐश्वर्या जी ने कहा, रूहानी इनसे मिलो, ये हमारे पुराने जिगरी दोस्त के बेटे और अरशद के पेरेंट्स अविनाश और रंभा, और ये रूहानी है, वही सिंघानिया की छोटी बेटी। रघुवेंद्र जी ने रूहानी के सर को सहलाते हुए प्यार और गर्व के साथ कहा। अविनाश जी जो किसी सोच में डूबे हुए थे वो मुस्कुराने लगे और उन्होंने रूहानी की तरफ ध्यान से देखा। रूहानी ने उन सबकी तरफ देखते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। अविनाश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको देखकर हमें किसी अपने की याद आ गई, आप बिल्कुल उनकी तरह दिखते हैं और उनसे भी ज्यादा प्यारी हैं आप। उनकी बात सुनकर रूहानी मुस्कुरा दी और फिर दूसरी ट्रे लेकर वो वहाँ से वापस दूसरे हॉल में चली गई, जहाँ पर इस वक्त सारे बच्चे मौजूद थे। रूहानी ने सबको दूध का गिलास देते हुए सिया की तरफ देखकर पूछा, दीदी आपने आन्या को दूध पिला दिया या फिर उसे ऐसे ही सुला दिया? रूहानी की बात सुनकर सिया ने कहा, देखो ना, मैं तो भूल ही गई उसे तुमसे मिलवाना, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाती। जब से वो तुमसे मिली है ना, हर वक्त पूछती रहती है परी कब आएगी वापस मुझसे मिलने, और देखो मैंने तो उसे दूध भी नहीं दिया है। एक काम करो ना रूहानी, तुम आतिश को बोलो कि वो उसे दूध पिला देगा, वो उसी के कमरे में सोई हुई है। रूहानी वापस से आतिश का नाम सुनकर चिढ़ गई थी। आखिर वो जिस इंसान से जितना दूर जाने की कोशिश करती थी वो उसके उतना ही करीब आ जाती। उसने सबको एक एक गिलास दूध दिया और फिर वहां से सीधे आतिश के कमरे की तरफ बढ़ गई। आतिश के कमरे में जाते ही उसने आतिश से 4 कदम की दूरी पर खड़े होकर अपने हाथ में पकड़े हुए गिलास को आतिश के सामने टेबल पर रख दिया। कौन था वो अनजान शख्स जिसने अंधेरे का फायदा उठाकर रूहानी के करीब आने की कोशिश की थी? क्या होगा जब आतिश को इस बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीओज डेडली लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं आतिश और रूहानी की प्रेम कहानी, जिसका नाम है सीओज डेडली लव। सगाई में कोई अनजान शख्स रूहानी के करीब आने की कोशिश करता है। सिया रूहानी को आतिश के रूम में जाने की बात करती है। अब आगे।
कुछ देर के बाद सब लोग अपने कमरे में चले गए क्योंकि अगले दिन हल्दी थी। आज से ठाकुर और सिंघानिया परिवार शादी तक यही रानावत मेंशन में रहने वाले थे। रात के 11 बजे जब रूहानी सबके जाने के बाद आन्या का दूध लेने किचन में गई तब उसकी नजर अपने हाथ की उंगली पर चली गई, जहां देखकर उसकी आंखें डर और कुछ हैरानी से बड़ी बड़ी रह गई। वो बस एक टक अपने हाथ की तरफ देखे जा रही थी। ये रिंग मेरे हाथ में कैसे आई और ये किसकी है? मैंने तो ऐसी कोई इतनी महंगी रिंग नहीं खरीदी थी। तो फिर मैंने इसे पहना कब? हे महादेव, कहीं मैंने गलती से किसी और नहीं, एक मिनट, वो अनजान शख्स कहीं कहीं उसने तो मेरा मतलब। हाँ, अब मैं क्या करूं? मुझे इस रिंग को छोड़कर सबसे पहले दूध का गिलास उस शैतान के कमरे में पहुंचा देना चाहिए, वरना पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा। इतना कहकर वो तुरंत वहां से आतिश के कमरे में चली गई, जहां उसकी नजरों ने सबसे पहले पूरे कमरे को स्कैन किया और फिर सीधा अंदर गई, जहां पर उसकी नजर बड़े से ब्लैक एंड ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन से बने किंग साइज बेड पर एक परी जैसी 3 साल की बच्ची पर पड़ी, जो बड़े ही आराम से बेड पर सोई हुई थी। उसे देखकर रूहानी के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई ट्रे को रखा और फिर सीधा बेड पर जाकर आन्या के माथे को प्यार से सहलाते हुए उसे चूम लिया और बस एक टक उसे मुस्कुराते हुए देखने लगी। लेकिन तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ पर थी। उसने तुरंत आन्या को ठीक से ब्लैंकेट से कवर किया और फिर एक बार फिर से उसके माथे पर किस करके वहां से आगे जाने के लिए बढ़ गई। लेकिन इन सबके दौरान उसकी नजरें बस क्लोसेट और बाथरूम की तरफ देख रही थी। वो जैसे ही दरवाजे से आगे निकली, किसी ने उसकी कमर को पकड़कर तुरंत एक झटके के साथ पीछे की तरफ खींच लिया, जिससे रूहानी संभल नहीं पाई और सीधा उस इंसान को अपने साथ लेकर जमीन पर गिर पड़ी। रूहानी अचानक से हुए उस एक्शन से बिल्कुल भी संभल नहीं पाई थी। नीचे गिरने की वजह से जब रूहानी को ऐसा लगा कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे कहीं पर भी चोट नहीं लगी है, तो उसने डर के मारे अपनी बंद आंखों को खोल दिया। लेकिन आंख खुलते ही जिस इंसान का चेहरा उसके सामने आया, उसे देखकर रूहानी के चेहरे की रंगत अब धीरे धीरे पीली होने लगी थी, क्योंकि इस वक्त वो जिस इंसान के ऊपर गिरी हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि खुद आतिश था, जो बाथरूम से बाहर आने के बाद कब से रूहानी की हरकतों को दरवाजे की दूसरी तरफ से देख रहा था। उसे मालूम था कि रूहानी उसके कमरे में तभी आएगी जब उसे लगेगा कि आतिश वहां पर नहीं है। उसे रूहानी के चेहरे की यही रंगत पहले से पता थी कि अगर उसने देखा तो वो बुरी तरह से डर जाएगी। हालांकि अभी कुछ देर पहले वो एक दूसरे की आंखों में एक दूसरे को निहार रहे थे, जैसे उनकी आंखें सीधा उनके दिल के एक कोने पर उनकी तपिश छाप रही हो। रूहानी अभी भी आतिश के ऊपर गिरी पड़ी थी। उसके पूरे शरीर का भार इस वक्त आतिश के ऊपर था। आतिश के कमरे में बड़ी सी दीवार के बीचों बीच बने उस वॉल क्लॉक की आवाज से रूहानी का ध्यान टूटा, जो भी कुछ देर पहले आतिश की आंखों में डूबी हुई थी। रूहानी ने जब अपनी पोजीशन पर ध्यान दिया तो उसके चेहरे का रंग हमेशा की तरह फीका होने लगा, जिसे देखकर आतिश के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं रूहानी अब किसी भी कीमत पर वहां से भागकर चली जाना चाहती थी। आखिर कैसे वो हर बार इस शैतान के करीब आने से बहक जाती थी? पहली बार ऐसा था कि जब वो खुद किसी इंसान से इतना डरती थी और डरने के बाद भी वो उसके करीब आने से पिघलने लगती थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो हमेशा आतिश के पास आकर उसमें क्यों खो जाती है। जैसे ही वो उसके ऊपर से उठी, वैसे ही आतिश ने उसे वापस से अपने ऊपर गिरा लिया, जिसे देखकर रूहानी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। और अगले ही पर उसने पूछा, आपने हमें फिर से क्यों गिरा दिया? रूहानी ने अपनी मासूमियत भरी आंखों से उसकी तरफ डरते हुए पूछा, तो आतिश ने अपनी एक उंगली को उसकी आंखों से लाकर उसके गालों तो घुमाकर धीरे से उसके कान के पास जाकर लेकिन बड़ी ही मीठी सी आवाज में कहा, तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? आतिश के होठों को अपने कानों पर महसूस करते ही रूहानी की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। उसका चेहरा अब लाल होने लगा था। उसे अभी अपने करीब आतिश की मस्कुलर और बेहद हार्ड चेस्ट महसूस हो रही थी, जिससे उसकी सांसें धीरे धीरे तेज होने लगी थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं नहीं नहीं, तो हम आपसे बिल्कुल भी नहीं डरते, आप हमारे ऊपर से उठिए ना। रूहानी की बात सुनकर आतिश वैसे ही अपना चेहरा उसकी गर्दन में घुसाकर मुस्कुराने लगा। कितनी मासूम है लड़की, इसे ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। इतना कहकर उसने धीरे से उसकी गर्दन को छुआ और फिर उसके लाल बड़े चेहरे को अपनी तरफ उठाते हुए कहा, आइंदा से अगर तुम मुझसे दूर जाती या फिर भागने की कोशिश करती हुई दिखाई देना। इतना कहकर उसने अपनी बात को बीच में ही छोड़ दिया और फिर सीधा उसकी आंखों में वार्निंग वाली नजरों से देखने लगा, जिसे देखकर रूहानी ने जल्दी से अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया। आतिश ने एक बार फिर से रूहानी से कहा, गुड, तो आज के बाद तुम मुझसे डरती हुई या भागने की कोशिश करते हुए दिखी तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी स्वीटहार्ट, अब तुम जा सकती हो। इतना कहकर वो उसके ऊपर से उठ गया, जिसे देखकर रूहानी ने आग देखा न था और सीधा वहां से भागकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह के वक्त हल्दी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। गार्डन के बीचों बीच 2 लकड़ी के छोटे छोटे टेबल लगे हुए थे। इनके बीच में एक लंबा सा पीले रंग का नेट का कर्टेन लगा हुआ था, जिससे भले ही ज्यादा क्लियर तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ का नजारा दिखाई दे रहा था। दोनों ही तरफ कुछ औरतें बैठी ढोलक को बजाते हुए गाने गा रही थी और बाकी के पूरे गार्डन में मेहमान आए थे। सभी लोगों ने पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। वहां मौजूद सभी लड़कों ने पीले रंग के कुर्ते पजामे और सारी लड़कियों ने पीले रंग की साड़ी या फिर लहंगा पहना था। आतिश अरशद और अर्नब के साथ वहां पर पहले ही व्हाइट कलर की धोती और पीले रंग का कुर्ता पहने हुए बैठा था। तभी उसकी नजर सामने से आती शनाया के बगल से निकलती हुई रूहानी के ऊपर जाकर ठहर गई। रूहानी पीले रंग के लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी। हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। रूहानी ने भी अपना हाथ आतिश के गालों पर हल्दी लगाने के लिए जैसे ही बढ़ाया, वैसे ही वो पीछे से जाती हुई ऐश्वर्या जी से टकरा गई, जिसकी वजह से ऐश्वर्या जी के हाथ में पकड़ा हुआ हल्दी से आधा भरा हुआ कटोरा पूरा का पूरा रूहानी के ऊपर गिर गया। ये देखकर वहां मौजूद लोगों में तरह तरह की बातें होनी शुरू हो गई। हालांकि ऐसा कुछ भी होगा इस बात की उम्मीद ना तो आतिश ने की थी और ना ही आदित्य और अरशद ने, लेकिन इस वक्त वो हल्दी से नहाई हुई रूहानी को देख रहे थे। रूहानी एकदम स्टैचू की तरह एक जगह थमकर खड़ी हो गई थी, लेकिन तभी दूसरों की बातें सुनकर उसकी आंखों में पानी भर आया। वहां बैठी हुई एक रिश्तेदार ने कहा, हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर दिया इस लड़की ने। ऐश्वर्या जी, ये तो बड़ा ही अशुभ हुआ है। दूल्हे की हल्दी सिर्फ दुल्हन को लगती है, बाकी किसी को नहीं, लेकिन इस लड़की की वजह से तो हल्दी दुल्हन तक पहुंच ही नहीं पाई। ये तो बड़ा ही अशुभ संकेत है। क्या रूहानी की गलती को माफ कर देगा आतिश? क्या आतिश के दिल में जागने लगी थी रूहानी के करीब आने की ख्वाहिश? जानने के लिए सुनते रहिए सीईओज डेडली लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं आतिश और रूहानी की प्रेम कहानी, जिसका नाम है सीईओज डेडली लव।
रूहानी के हाथों से हल्दी गिर जाती है। पार्टी में आए लोग रूहानी को भला बुरा कहते हैं। अब आगे। इससे पहले कि कोई और कुछ रूहानी से कहता, शनाया जो अभी अभी अपनी जगह से उठकर वहां पर आई थी, उसने गुस्से से रूहानी को धक्का दे दिया, जिससे रूहानी खुद को संभाल नहीं पाई और नीचे गिरने लगी। जैसे ही वो नीचे गिरती, उससे पहले ही किसी की मजबूत बाहों ने उसे अपनी कैद में समेट लिया। जब रूहानी ने अपनी नम आंखें ऊपर उठाकर देखी, तो वो तुरंत डर कर अपने आप में ही सिमट गई, क्योंकि आतिश इस वक्त बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। वो बस एक टक शनाया के उस हाथ को देख रहा था, जिसने अभी कुछ देर पहले रूहानी को धक्का दिया था। उसने रूहानी को संभाला और गुस्से में अपनी गरजती हुई सी आवाज में सबकी तरफ देखकर कहा, बहुत हो गया आप सबका। आप लोग यहाँ फंक्शन अटेंड करने आए हैं, ना कि अपने कमेंट करने। अपनी इन बातों को और अपने ज्ञान को फ्री में बांटना बंद करिए और मेरी शादी को बिना किसी तमाशे के पूरा होने दीजिए, समझे? उसने ये बात शनाया की तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा, तो सब लोग एकदम अपने आप पीछे चले गए। आतिश को हाइपर और रूहानी को डरता देखकर अरशद ने बात को संभालते हुए कहा, आप सब क्यों इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हैं? देखिए, उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, वो बस एक गलती थी जो हो गई। और रही बात हल्दी की, तो वो भी दूसरी रखी हुई है। गीता, जाओ जाकर दूसरी हल्दी ले आओ। और हाँ, आप सब लोग प्लीज चलिए बैठिए, हम फंक्शन को एंजॉय करते हैं। उसकी बात सुनकर सभी वापस से अपने अपने काम में लग गए और वहीं शनाया और वो औरत जो भी रूहानी को घूर रही थी, वो भी चुपचाप वहां से चली गई। रूहानी जल्दी से आतिश की बाहों से आजाद हुई और सीधा वहां से दौड़ते हुए घर के अंदर की तरफ भाग गई। उसके अंदर जाते ही आतिश भी सबको चेंज करने का कहकर वहां से चला गया। वो अभी गेट के पास आया ही था कि तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके कुर्ते को खींच रहा था। जब वो नीचे झुका तो उसने देखा कि आन्या अपने छोटे छोटे हाथों से आतिश के कुर्ते को खींचकर उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। मामू, आप ना एंजल को कुछ मत कहना, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो मेरी वजह से गिरने वाली थी। आन्या की बात सुनकर आतिश ने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसके गालों को चूमते हुए कहा, पक्का प्रॉमिस, मामू आपके एंजल को कुछ नहीं कहेंगे। वैसे आपकी वजह से वो कैसे गिरने वाली थी? आतिश के सवाल पर आन्या ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, वो मेरा पैर नीचे मामा की साड़ी में फंस गया था, जिसकी वजह से मैं गिरने वाली थी, लेकिन एंजल ने मुझे गिरने से बचाने के चक्कर में खुद को चोट लगा ली। उसकी इस बात पर आतिश कुछ सोचकर मुस्कुराने लगा और फिर उसे अपनी गोद से नीचे उतार दिया। ओके बच्चा, मामू आपके एंजल से कुछ नहीं कहेंगे। चलो अब जाओ, अब जाकर बाहर खेलो, वरना अगर आप दिखाई नहीं देंगी तो आपकी मम्मा आपसे नाराज हो जाएंगी। जाओ जल्दी। रूहानी तेज कदमों से गार्डन से निकलकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी अचानक आतिश उसके सामने आ गया। इस वक्त आतिश के चेहरे पर गुस्सा नहीं था। ये देखकर रूहानी को थोड़ा सा चैन मिला, लेकिन इस वक्त भी वो थोड़ी डरी हुई थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उसने आतिश का गुस्से से लाल चेहरा अपने ऊपर ही देखा था, जिसका मतलब उसने साफ साफ समझ लिया था। डरते हुए रूहानी ने कहा, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, वो बस मेरा पैर फिसल गया था, वरना मैं आपकी हल्दी सच में खराब नहीं करना चाहती थी। रूहानी के ऐसे नॉन स्टॉप बोले जाने पर आतिश एकदम से परेशान हो गया। उसने जल्दी से रूहानी की बाहों को पकड़कर उसे पीछे की तरफ घुमा दिया, जिससे रूहानी की पीठ दीवार से लग चुकी थी और उसका सर आतिश के सीने से बाहर ऊपर की तरफ झांक रहा था। आतिश ने पूछा, पर मैं ये कैसे मान लूं कि तुमने जानबूझकर नहीं किया? बोलो। और वैसे भी तुमने तो मुझे हल्दी लगाई भी नहीं ना। आतिश की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करते ही रूहानी की आंखें अपने आप ही बंद हो गई थी। उसके हाथों की पकड़ आतिश के कुर्ते पर कस गई थी, जिसे वो बखूबी महसूस कर रहा था। लेकिन वही रूहानी जो कुछ देर पहले डर रही थी, अब धीरे धीरे आतिश के करीब आने से एक बार फिर पिघलने लगी थी। इस वक्त आतिश का एक हाथ रूहानी की कमर पर धीरे धीरे किसी भटके हुए मुसाफिर की तरह चल रहा था, जिसने रूहानी के अंदर एक नया और बेहद प्यारा सा एहसास जगा दिया था। आतिश ने एक बार फिर से पूछा, बोलो। तुमने तो मुझे हल्दी लगाई ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें लगा देता हूँ, ताकि तुम इसे अपने पनिशमेंट के तौर पर समझ लो। इतना कहकर उसने अपने उसी हाथ को जो भी रूहानी की कमर पर था ले जाकर उसके गालों से होते हुए उसकी गर्दन और फिर धीरे धीरे उसके सीने के ऊपरी हिस्से पर रोक दिया। आतिश के ऐसा करने से रूहानी की सांसें तेज हो गई थी। उसका पूरा चेहरा एकदम लाल पड़ चुका था। आतिश के हाथों को अपने सीने की तरफ बढ़ते हुए महसूस करके उसने बेचैनी से अपनी आंखें खोली और आतिश को धक्का देकर वो अपने कमरे में घुस गई। उसके बाद उसने जल्दी से अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ाकर अंदर जाते ही बाथरूम को लॉक कर दिया। उसकी बड़ी हुई धड़कनों की आवाज इतना शोर कर रही थी कि वो खुद से समझ नहीं पा रही थी। जहां उसे आतिश की हुई हरकत पर गुस्सा आना चाहिए था, वहीं उसका चेहरा शर्म की वजह से लाल हो गया था। और उधर रूहानी को ऐसे खुद से दूर जाते देख आतिश की मुट्ठियां गुस्से से बंध गई थी। लेकिन जैसे ही उसके सामने रूहानी का लाल चेहरा आया, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई और वैसे ही मुस्कुराते हुए वो एक टक अपने हाथ को देखे जा रहा था, जिस हाथ ने अभी कुछ देर पहले रूहानी की मखमली पतली कमर को थाम रखा था। तो वाकई में आज तक आतिश ने जितनी भी लड़कियां देखी थी, वो सब उसकी नजरों में रूहानी के आगे कुछ भी नहीं थी। इन सभी बातों को याद करते हुए वो रूहानी के कमरे से एक आगे वाले कमरे में चला गया, जो उसका रूम था। लेकिन शायद वो दोनों इस बात से अनजान थे कि उनके इस प्यारे से मूवमेंट को कोई कब से अपनी जलती हुई निगाहों से घूर रहा था। हालांकि भले ही उस इंसान को उन दोनों के बीच में क्या हो रहा था ये ना दिखा हो, लेकिन आतिश का रूहानी के करीब जाना जरूर दिख गया था। और शायद यही वो बात थी जिससे रूहानी के लिए आगे चलकर अब कोई ना कोई परेशानी खड़ी होने वाली थी। इन सभी से दूर बाहर शनाया की हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। सभी औरतें नाच गाने के साथ हंसी मजाक कर रही थी। जहाँ सबसे पहले हल्दी की रस्म इस बार विद्या जी से ही शुरू हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे करके ऐश्वर्या जी, विभा जी, रंभा जी और बाकी के लोगों ने भी शनाया को हल्दी लगाई। और उधर रूहानी बाथरूम में लगे बड़े से शीशे के सामने खड़ी बस अपने आप को देखे जा रही थी। अभी भी उसे अपने आप से आतिश की खुशबू आ रही थी और उसकी करीबी का एहसास हो रहा था। वो खुद हैरान थी अपने चेहरे की रंगत को देखकर, जहाँ उसे अभी गुस्सा होने चाहिए था, या फिर अगर वो डर भी जाती तो डर होना चाहिए था। लेकिन उसके चेहरे पर ये दोनों ही भाव नहीं थे। उसके चेहरे पर इस वक्त डर की जगह शर्म की लाली और एक नया ही एहसास था, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। क्या रूहानी को भी होने लगी थी आतिश से मोहब्बत? क्या शनाया और आतिश की शादी के बीच आएगा रूहानी का प्यार? जानने के लिए सुनते रहिए सीईओज डेडली लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं आतिश और रूहानी की प्रेम कहानी, जिसका नाम है सीईओज डेडली लव। रूहानी और आतिश एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। रूहानी को आतिश के करीब आकर एक अलग सा एहसास होने लगता है। अब आगे।
रूहानी ने अपनी आंखों को खोला और अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को काबू में करने के लिए जोर जोर से सांसें लेने लगी। कुछ देर के बाद उसने अपनी आंखों को खोला और फिर अपने कांपते हुए हाथों को अपने चेहरे पर ले जाकर उसे छूकर अपने आप को सामने लगे शीशे में देखकर कहा, हे महादेव, ये सब क्या है? ये कौन सा नया एहसास है जो मेरे अंदर इतनी गुदगुदी मचा रहा है? आखिर क्यों मुझे उनके करीब जाना इतना अच्छा लगने लगा है? इतना अच्छा सुकून और एहसास उनके करीब जाने से क्यों होने लगा है? आखिर क्यों? इतना कहकर रूहानी 2 पल के लिए रुकी और फिर उसने कहा, आखिर क्यों आप इस नए एहसास को उनके साथ जोड़ रहे हैं, जबकि आप और हम दोनों ही जानते हैं कि वो अब हमारी बहन के होने वाले पति हैं। हम तो उनसे बहुत डरते थे और अब भी डरते हैं, लेकिन फिर भी उनकी तरफ खींचे क्यों चले जा रहे हैं? क्यों उनके छूने से, उनके पास आने से एक अजीब सा एहसास होता है? आखिर क्यों? ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे महादेव। हमारे पास सवाल तो ढेरों है, लेकिन एक भी जवाब नहीं। लेकिन अब बस चाहे जो भी हो, हम उनसे दूर रहने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि वो हमारी बहन के होने वाले पति हैं। उनकी तरफ आंख उठाकर देखना भी पाप है। मैं तो वैसा बिल्कुल नहीं कर सकती। अब मैं उनसे दूर रहूंगी। खुद के ही सवालों से जूझती हुई रूहानी ने आखिर में ये डिसाइड कर लिया कि वो आतिश से दूर रहेगी। लेकिन तभी उसकी नजर अपने दुपट्टे से झांकती हुई कमर पर गई, जहाँ पर अभी हल्दी लगी हुई थी। अब उसे याद आया कि जरूरी हल्दी आतिश ने ही उसे लगाई थी। इसे समझते ही रूहानी का चेहरा फिर से एक बार शर्म से लाल हो गया। जैसे ही उसके दिमाग में कुछ आया, उसने वापस खुद से कहा, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? आतिश हमारे करीब बिल्कुल नहीं आ सकते। उनके प्यार पर सिर्फ शनाया दी कहा गया और रूहानी का बिल्कुल भी नहीं। हमें इन्हें नजरअंदाज करना ही होगा, वरना पता नहीं ये दुष्ट दानव मेरे साथ फिर से क्या कर दे। इतना कहकर रूहानी नहाने चली गई, क्योंकि शाम को मेहंदी का फंक्शन था, जिसकी अरेंजमेंट पीछे बने हुए आलीशान से बैकयार्ड में पहले ही हो चुकी थी। घर के बाकी के सभी लोग हल्दी के बाद अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। शादी अगले ही दिन होने वाली थी, जिसकी वजह से एक ही दिन में घर वालों को बहुत सारी तैयारियां करनी थी। वहीं आतिश अपनी किसी मीटिंग की वजह से अरशद और अर्नब के साथ चेंज करने के बाद ही मेंशन से चला गया था। रानावत मेंशन चांदनी रात में ढेर सारी लाइट और रात रानी के फूलों से जगमगा रहा था। उस पूरे मेंशन की खूबसूरती बड़े से बड़े रईस, बिजनेसमैन, मंत्री और जाने माने बेहद रेपुटेड लोगों की आंखों को चौंधिया दे रही थी। सच में सिर्फ इस आलीशान से घर को देखकर लोग द ग्रेट बिजनेसमैन और एशिया की नंबर 1 कंपनी राणा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ आतिश रानावत की हैसियत को समझ पा रहे थे। आज के इस फंक्शन में ज्यादा से ज्यादा लेडीज ही आई हुई थी, वो भी बड़ी ही रेपुटेड फैमिलीज की, जिनके हस्बैंड इंडिया के जाने माने बिजनेसमैन थे। सारी औरतों ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए थे और बाकी के घरों से आती हुई उनकी बेटियों ने भी शॉर्ट ग्रीन ड्रेसेस पहनी हुई थी। उधर पलक जब इंडियन ड्रेस यानी कि लहंगा पहनकर सामने आई, तो रानावत और ठाकुर परिवार के लोग आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देखने लगे, क्योंकि पलक ने पहली बार किसी लड़की की तरह खुद को तैयार किया था। उसने आखिरी बार जब वो 17 साल की थी, तो अपने बर्थडे के दिन अपने डैड के हाथों से गिफ्ट के तौर पर पहना हुआ सूट लिया था। उसके बाद से ना तो वो पलक रही और ना ही उसका ड्रेसिंग सेंस। उसको आज इन कपड़ों में देखकर एक पल के लिए तो आतिश की आंखें भी ढेर सारे इमोशन से भर गई। अपनी बहन को वापस से उसके पहले जैसे अवतार में देखकर आज से बहुत खुशी हो रही थी। पलक के सिवाय सब कुछ थे, क्योंकि पलक से उसका लहंगा संभल नहीं पा रहा था और उसे संभालने के चक्कर में वो कई बार लड़खड़ा चुकी थी। मेंशन के पूरे बैकयार्ड को कलरफुल लाइट और ग्रीन कलर के कर्टेन से डेकोरेट किया गया था और ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा सोफा रखा था, जिस पर लाइट ग्रीन कलर का सूट और शरारा पहने शनाया बैठी मेहंदी लगवा रही थी। उसके आसपास ढेर सारी औरतें भी थी जो लोग मेहंदी लगवा रहे थे, सिर्फ ऐश्वर्या जी को छोड़कर, जो सबको दूर से खड़ा होकर देख रही थी। उनको इस तरह देखकर पलक, किया, अथर और सर्वत्र को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उनको ही क्या, बाकी किसी को भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कोई कर भी क्या सकता था? ये तो समाज का नियम था। एक विधवा औरत किसी भी सुहाग की चीज को छू नहीं सकती थी, वरना वो चीजें और शादी दोनों ही बाद में बेरंग हो जाते थे। लेकिन दुनिया को कौन समझाता कि जो होना है वो होता ही है, भगवान की मर्जी को कोई नहीं टाल सकता। रूहानी जो भी अंदर से बचे हुए मेहंदी के कोन लेकर बाहर आई थी, उसने जब ऐश्वर्या जी को ऐसे गुमसुम देखा, तो मुस्कुराते हुए अपने हाथ में मेहंदी का एक कोन पकड़ा और उनकी तरफ बढ़ गई। रूहानी ने मुस्कुराते हुए पूछा, आंटी आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए आप भी मेहंदी लगवाने चलिए। रूहानी की बात सुनकर ऐश्वर्या जी, जो सबसे दूर खड़ी सबको देख रही थी, उन्होंने सामने देखते हुए कहा, नहीं बेटा, जब मेहंदी देखने वाला ही ना हो, जब मेहंदी की वजह ही ना हो, तो मैं मेहंदी लगवा कर क्या करूंगी? वैसे भी ये समाज हम विधवाओं को ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। तुम जाओ मेहंदी लगवा लो, क्या पता अगला शादी का नंबर तुम्हारा ही हो। इतना कहकर वो मुस्कुरा दी तो रूहानी ने उन्हें पीछे से गले लगाते हुए बेहद प्यार और अपनेपन से कहा, अब आप मुझसे भी अपने दर्द को इस नकली मुस्कुराहट के पीछे छुपाने लगी हैं ना? आपको पता है मुझे कभी माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन तब तक जब तक आपसे नहीं मिली थी। मुझे आपके बारे में सब पता है आंटी, इसीलिए अपने इस दर्द को मेरे सामने मुस्कुराहट का मुखौटा मत पहनाइए। और रही बात मेहंदी की, तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या अंकल को आपके हाथों पर लगी मेहंदी पसंद थी? रूहानी की बातों को सुनकर ऐश्वर्या जी के चेहरे पर हैरानी थी। रूहानी ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें एक सोफे पर ले जाकर बैठा दिया और फिर खुद उनके पैरों के पास बैठकर उनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोली, जब अंकल को ये मेहंदी आपके हाथों में इतनी पसंद थी, वो खुद आपको अपने हाथों से मेहंदी लगाते थे और कहते थे कि हमेशा उनके इस प्यार के रंग को अपनी हथेली पर सजा कर रखना। तो अब आप ही बताइए ना, जब अंकल आपके साथ नहीं है, तो क्या आप उनको अपने पास एक बार फिर से महसूस नहीं करना चाहती? जरा सोचिए, अगर आप नहीं चाहती कि अंकल एक बार फिर अपने हाथों पर अपना नाम देकर खुश हो जाए, जरा सोचिए, अगर वो जहाँ भी होंगे आपके हाथों पर लगी मेहंदी को देखेंगे तो कितने खुश होंगे। रूहानी की ये बात सीधा ऐश्वर्या जी के दिल पर जाकर लगी। उन्हें उसकी बातों का मतलब साफ साफ समझ में आ रहा था। आखिर उसने सच ही तो कहा था कि अपने पति के जाने के बाद से जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में खुश रहना ही छोड़ दिया था। क्या हुआ था आतिश के डैड यानी कि ऐश्वर्या जी के पति को? क्या रूहानी ऐश्वर्या जी की जिंदगी में खुशियों को वापस लेकर आएगी? जानने के लिए सुनते रहिए सीईओज़ डेडली लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं आतिश और रूहानी की प्रेम कहानी, जिसका नाम है सीईओज़ डेडली लव।
रूहानी को अपने दिल में आतिश के लिए प्यार का एहसास होने लगता है। रूहानी ऐश्वर्या जी को मेहंदी लगाने की बात कहती है। अब आगे। अगले ही दिन आतिश और शनाया की शादी थी, जिसकी खुशी शनाया और उसके परिवार वालों के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। उनके चेहरे को देखकर पता चल रहा था कि आज सच में इनकी लॉटरी लगने वाली है। लेकिन वो तो क्या, पूरा परिवार ये सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आज यहाँ पर शादी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा तमाशा होने वाला था। खैर, इस वक्त शनाया खुशी से अपनी कमर मटकाते हुए आतिश के कमरे की तरफ जा रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आज शादी के बाद आतिश को अपने वश में करना चाहती थी। वो उसे अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाना चाहती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आतिश इस बात से बेखबर अपने कमरे में बिजनेस सूट पहनकर तैयार खड़ा था। जैसे ही उसकी नजर अपने हाथ में पकड़ी टाई के रिबन पर गई तो उसे एक ही बात याद आ गई, जिसके चलते वो सीधा अपने कमरे से निकलकर बगल वाले कमरे के अंदर घुस गया, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, सामने का नजारा देखकर वो कहीं खो सा गया। उसकी आंखें बस एक ही जगह पर जम सी गई थी, क्योंकि रूहानी इस वक्त अपने खुले हुए लंबे काले बालों को टॉवल से पहुंच रही थी। उसकी खुली हुई पीठ इस वक्त आतिश के सामने थी, जिस पर पानी की बूंदें गिरती हुई उसकी कमर से नीचे की तरफ जा रही थी। शायद उसने अपनी सूट की डोरियों पर ध्यान नहीं दिया था, वो उन्हें बांधना भूल गई थी। जब उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है तो उसने जल्दी से पलटकर उस इंसान को देखने की कोशिश की। उसे लगा कि शायद पलक होगी, लेकिन अपने सामने आतिश को खड़ा देखकर वो हड़बड़ा गई और उसी हड़बड़ाहट में उसने बिना खुद की तरफ ध्यान दिए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको कुछ काम था मुझसे? रूहानी की बात सुनकर आतिश अपने होश में आया और अपनी गहरी नजरों को उसके चेहरे पर टिकाते हुए बोला, हाँ, ये टाई बनवानी थी तुमसे, जरा बांध दो। उसने बिना अपनी नजरें रूहानी की झुकी हुई पलकों पर से हटाए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया तो रूहानी ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया और उसके कदम आतिश की तरफ बढ़ने लगे। उसने उसके हाथों से रिबन पकड़ा और उसे गले पर लपेटते हुए बांधने लगा। इसी सब के बीच आतिश ने अपने हाथों को रूहानी की कमर पर रख दिया। रूहानी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि वो उसकी टाई बांधने में बिजी थी। वहीं आतिश बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके खिले हुए चेहरे को निहारने में लगा हुआ था। लेकिन इन दोनों को ये नहीं पता था कि दरवाजे के पास खड़ी शनाया रूहानी को अपने गुस्से से लाल लाल आंखों से घूरे जा रही थी। उसकी नजरें बार बार रूहानी की कमर पर रखे आतिश के हाथ और उनके बीच के फासले पर थी। कुछ देर के बाद जब रूहानी ने अपना काम कर लिया तो उसने दूर जाते हुए कहा, हो गया, अब आप अपनी मीटिंग में जा सकते हैं, वरना लेट हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर आतिश ने वापस से अपनी शिद्दत भरी नजरों से उसे देखा और फिर वहां से बाहर निकल गया। उसके जाते ही शनाया जो बालकनी की आड़ में छिप गई थी, वो सीधा रूहानी के कमरे में घुस गई और बिना देखे उसे खींच कर 2 थप्पड़ लगा दिए। रूहानी इन सब बातों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। थप्पड़ पड़ने की वजह से वो सीधा पास के रखे टेबल से टकराकर जमीन पर गिर गई और इसी के साथ उसके मुंह से जोरदार आह की आवाज निकली, क्योंकि उसे 3 जगह चोट लग गई थी। ठीक 2 सेकंड के बाद उसे जब कुछ समझ में आया तो बस इतना ही कि उसका शरीर दर्द कर रहा था, खास करके उसकी कमर, जहाँ से अब हल्का सा खून भी निकलने लगा था। वो अभी अपने दर्द को संभालने की कोशिश कर रही थी कि उससे पहले ही शनाया ने उसके बालों को कसकर पकड़ लिया और फिर बेहद नफरत और गुस्से के साथ उससे कहा, फिर से अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया ना तुमने? वापस से अपनी मनहूसियत तुम मेरी शादी में फैलाना चाहती हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे आतिश पर अपनी डोरे डालने की? हो बोलो, लगता है तुम मुझे भूल गई हो। हाँ, मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर इतनी तो शर्म होगी कि तुम हमेशा की तरह वापस से मेरी खुशियों को छीनने की कोशिश नहीं करोगी। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। तुम मनहूस हो और हमेशा मनहूस रहोगी। अपनी इस गंदी शक्ल को लेकर मेरे आतिश को रिझाने की कोशिश मत करना, समझी तुम? वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी ना कि दोबारा तुम खुद को पहचान भी नहीं पाओगी। और वैसे भी आज आतिश मेरा हो जाएगा तो अब उसकी तरफ आंखें उठाने के बारे में सोचना भी मत। इडियट, अब जाओ यहाँ से। इतना कहते ही उसने वापस से रूहानी को जोर से धक्का दिया और अकड़ते हुए वहां से चली गई। रूहानी जो बेड के पास नीचे जमीन पर गिरी हुई थी, उसकी आंखों से अब लगातार आंसू बहने लगे थे। अगर वो चाहती तो उसकी बातों का पलटकर जवाब देती, लेकिन वो उसकी बड़ी बहन थी और कहीं ना कहीं शायद उसको ये गलतफहमी हो गई थी कि आतिश और उसके बीच में कुछ चल रहा था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ शनाया की बुरी सोच थी। वहीं दरवाजे के पास खड़ा आतिश इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। उसके हाथों, गर्दन और यहाँ तक कि माथे की नसें भी साफ साफ दिखाई देने लगी। उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने एक बार गुस्से से रूहानी को घूरा और वहां से चला गया। हर बीतते वक्त के साथ आतिश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अब उसके गुस्से के शांत होने की संभावना बिल्कुल नहीं लग रही थी। शाम का वक्त हो चुका था। द ग्रेट बिजनेसमैन आतिश रानावत और सुपर मॉडल शनाया सिंघानिया की शादी थी। पूरा मेंशन इस वक्त बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। मीडिया रिपोर्टर से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आज उस मेंशन के बड़े से हॉल में मौजूद थे, क्योंकि उन्हें खुद आतिश रानावत ने इनविटेशन दिया था। बहुत सारी फैमिली सेलिब्रिटीज की भी वहां पर मौजूद थी। शादी की सभी तैयारियां हो चुकी थी। सिंघानिया परिवार के लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन रानावत परिवार के लोगों के चेहरे पर जो खुशी थी वो सब दिखाने के लिए ही थी। वो खुद जानते थे कि वो कैसे शादी को होने दे रहे थे। पलक से लेकर आदित्य और सिया ने भी अपनी कोशिशों को बंद कर दिया था, क्योंकि अब उन्हें ऐसा कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था जिससे वो शादी को रोक सके। ब्लू और रानी पिंक कलर की साड़ी में ऐश्वर्या जी सभी गेस्ट का स्वागत कर रही थी। जब पंडित ने उन्हें वर को बुलाने के लिए कहा तो उन्होंने आतिश को मंडप की तरफ बुलाया। कुछ ही देर के बाद सब लोगों की नजरें सामने से आते हुए 3 बेहद हैंडसम, अट्रैक्टिव और एलिगेंट दिखने वाले खूबसूरत लड़कों पर थी। उन्हें देखकर कोई भी यही कहता कि वो किसी रियासत के राजकुमार लगते थे। हॉल में मौजूद सब लोगों का अटेंशन सिर्फ उन तीनों पर चला गया था। उनको देखकर वहां पर आई हुई हर एक लड़की खुद को उनकी बाहों में इमेजिन करने से रोक नहीं पा रही थी। सबसे बीच में आतिश लाइट पिंक और क्रीम कलर का कस्टम मेड शेरवानी पहनी, हाथों में महंगी और ब्रांडेड वॉच, क्रीम कलर की मोजड़ी और चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ा हुआ था। उसका रुतबा उसे बेहद कातिलाना बना रहा था। क्या रूहानी को तकलीफ देने के लिए शनाया खेलेगी अब कोई नया खेल? क्या वाकई में बन जाएंगे आतिश और शनाया शादी के बंधन में? जानने के लिए सुनते रहिए सीईओज डेडली लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर।